श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज डेविल मेरा प्यार and this story is begin from chapter 31 to 32 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पापा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुआ ने जवाब देते हुए कहा। अच्छी बात है, शौर्य ने कहा और खाना खाने लगा। शौर्य खाते हुए सोच रहा था आखिर वो दो लोग कौन हो सकते हैं जो दुआ के घर पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल जब शौर्य अपने घर पर था तो उसे गार्ड का कॉल आया था, उसी गार्ड का जिसे राज ने दुआ के घर के बाहर तैनात किया था। उस गार्ड ने शौर्य को कॉल पर बताया दो लोग बार बार दुआ के घर के बाहर इधर से उधर घूम रहे हैं और उसके घर पर नजर रखे हुए हैं। दोनों गार्डों ने दुआ के पेरेंट्स के घर से जाने वाली बात भी बता दी थी। शौर्य ने सोच लिया था आज वो दुआ को परेशान नहीं करेगा, उसके घर नहीं जाएगा, पर गार्ड्स की बात सुनकर शौर्य को दुआ की सेफ्टी की चिंता होने लगी थी और वो खुद को रोक नहीं पाया दुआ के पास आने से। शौर्य यही सब सोचते हुए खाना खा रहा था। उसके मन में दो बातें और चल रही थीं। पहली, अगर उसके पापा की किसी से दुश्मनी नहीं तो फिर वो आदमी कौन है जो दुआ के घर पर नजर रखे हुए है। दूसरी, क्या ये उसके दुश्मन है? क्या उसके दुश्मनों को दुआ के बारे में पता चल गया है? अगर ये उसके दुश्मन हुए तो सच में दुआ और उसकी फैमिली खतरे में है। शौर्य सोचते हुए खाने की बाइट ले रहा था। इस बीच शौर्य ने दुआ को नोटिस नहीं किया। अपना खाना खत्म कर शौर्य ने पानी का ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसकी नजर दुआ पर गई जो अपना एक हाथ फैलाए उस पर सर रखकर डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। दुआ का चेहरा शौर्य के सामने था। दुआ को इतनी मासूमियत से सोते देख शौर्य धीरे से मुस्कुराया। उसने पानी पीकर अपने हाथ वॉश किए और दुआ के पास आकर चेयर पर बैठते हुए एक हाथ की कोहनी टेबल पर रखते हुए हथेली पर अपना चेहरा टिकाते हुए दुआ को मुस्कुराते हुए देखने लगा। दुआ के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। शौर्य ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया। शौर्य ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। शौर्य उठा और दुआ को आराम से संभालते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शौर्य ने ये इतने आराम से किया कि दुआ की आंखें नहीं खुली। शौर्य के उसे गोद में उठाते ही दुआ का चेहरा उसके सीने से लग गया। दुआ को उसके रूम में ले जाकर उसे बेड पर सुला दिया और खुद बालकनी में आकर सिगरेट जलाकर उसके कस लेने लगा। शौर्य ने सिगरेट के कस लेते हुए खुद से कहा, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते मैं तुम्हें अकेले इस घर में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी नहीं, पर मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना यहाँ। शौर्य अपनी सिगरेट खत्म कर वापस रूम में आया। उसने सोती हुई दुआ को एक नज़र देखा, वो बड़े आराम से सो रही थी। शौर्य को भी अब नींद आने लगी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो सोए कहाँ। उसका मन तो कर रहा था वो दुआ के बगल ही खाली पड़ी जगह पर सो जाए, पर वो जानता था दुआ हंगामा कर देगी कल सुबह जब वो उसे अपने बगल सोता हुआ देखेगी। यही सब सोचते हुए शौर्य एक पिलो लेकर काउच पर आ गया। शौर्य काउच पर लेट गया। वो काउच शौर्य के बॉडी के हिसाब से छोटा था। शौर्य को उस पर खुद को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को उस पर एडजस्ट किया। उसने एक नज़र दुआ को देखा जो अपनी बाहों में सॉफ्ट टॉय को दबाए सो रही थी। शौर्य का मन किया कि वो उस सॉफ्ट टॉय का खून ही कर दे, पर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए शौर्य दूसरी तरफ मुँह कर सो गया। मुंबई में एक क्लब में पार्टी हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे, पर वहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो रात के 2 नहीं 8 बज रहे हों। लोगों की ऐसी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें घर जाना की कोई चिंता ही ना हो। उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। उन दोनों के आधे जिस्म दिख रहे थे जिन पर एक भी कपड़ा नहीं था। बाकी के आधे जिस्म को एक पतली सी वाइट चादर ने ढका हुआ था। फोन की रिंग ने उस लड़के को मजबूरन अपनी नींद से भरी आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया। उस लड़के ने अपनी आधी खुली आंखों से अपना फोन ढूंढा और कॉल रिसीव कर दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातें सुनने लगा। उसने दूसरी तरफ बोल रहे शख्स की बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ, तब तक कुछ मत करना, मेरे आने का इंतजार करो। अपनी बात बोलकर वो लड़का वापस से अपनी आंखें बंद कर सो गया। उसने आंख बंद किए हुए ही लड़की को कमर से पकड़ अपने और करीब कर लिया। लड़की ने उसके करीब आते ही अपने
दोनों हाथ लड़के के पीठ पर बांध दिए और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा कर सो गई। उसी क्लब के कोना में एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में भरे उससे प्यार कर रहा था। उसके होठ लड़की के गालों और उसकी कॉलर बोन को चूम रहे थे, तो वहीं उस लड़के के हाथ धीरे धीरे उस लड़की की ड्रेस की जिप को खोल रहे थे। उस लड़के ने अपने हाथ को लड़की की खुली पीठ पर घुमाते हुए उसके होठों पर किस करने लगा। ये दोनों लड़के रमन सिंह रईसजादा के बेटे है। अथर्व सिंह रईसजादा जो अभी एक लड़की साथ रूम में था, अथर्व रमन का बड़ा बेटा है, और रक्षित जो अभी एक लड़की के साथ क्लब के एक कोने में लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी था, वो रमन का छोटा बेटा है रक्षित सिंह रईसजादा। रमन हमेशा से ही यही चाहता था अथर्व ही एसएसआर कॉर्पोरेशन का सीईओ बने, पर शौर्य के कंपनी को टेक ओवर करने से रमन के कई सारे सपने टूटकर बिखर गए। रमन के साथ अथर्व और रक्षित भी शौर्य को मारने के मौके तलाशते रहते थे। वो शौर्य को नुकसान पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। अगली सुबह दुआ जो अलार्म सुनकर भी नहीं उठती थी और वापस से अलार्म बंद करके सो जाती थी, आज अलार्म बजने से पहले ही जाग गई थी। उसे याद था उसकी अम्मी घर पर नहीं है और उसे सारे काम खुद ही करने हैं। दुआ उठकर बैठ गई और अपनी बाहें फैलाते हुए अंगड़ाई लेने लगी। अंगड़ाई लेते हुए ही दुआ ने अपने आप को रूम में देखा तो उसे कल रात की बातें याद आने लगीं। हम तो नीचे थे ना, हम ऊपर कैसे आए? अभी दुआ ये सब खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने काउच पर सो रहे शौर्य पर गई। शौर्य को देखकर दुआ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। क्या हमें ये ऊपर लेकर आए और ये अभी तक यहाँ क्यों है गए? क्यों नहीं? बोलते हुए दुआ बेड से उठी और शौर्य के पास आकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। दुआ ने शौर्य को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वो खामोश हो गई और शौर्य को देखने लगी। शौर्य के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और साथ ही सिकन भी उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं पर बोल नहीं पा रहा हूं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई बुरा सपना देख रहे हैं? दुआ को शौर्य के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। दुआ को ना जाने क्या हुआ, उसने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ते हुए शौर्य के माथे पर छलक आए पसीने को साफ करने लगी। शौर्य को जैसे ही ये महसूस हुआ कि कोई उसके पास है, उसने बंद आंखों से ही दुआ के हाथ को पकड़ उसके हाथ को अपने सीने पर रख लिया। दुआ ने शौर्य से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमारा हाथ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, शौर्य ने नींद में ही कहा। क्या ये नींद में भी हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं? दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। शौर्य के होठ एक बार फिर हिलने लगे और वो धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। दुआ ने सुनने के लिए अपने कान शौर्य के होठों के पास ले गई, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और शौर्य के होठों ने दुआ के गाल को छू लिया। दुआ के शौर्य के ऊपर गिरने से शौर्य की आंख भी खुल गई थी। जब शौर्य ने दुआ को अपने ऊपर देखा तो मुस्कुराने लगा। दुआ उठने को हुई तो शौर्य ने अपने दोनों हाथ दुआ की कमर पर बांधते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तुम मेरे नींद में होने का फायदा उठाओगी तो मैं यहाँ कभी नहीं सोता। शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम और आपका फायदा उठाएंगे? कभी नहीं। अच्छा, तो तुम मेरे इतने करीब होकर क्या कर रही थी? वो क्या आप गए क्यों नहीं? यहाँ क्यों सो गए? नींद आ रही थी बहुत। अगर मैं ड्राइविंग करते हुए सो जाता तो एक्सीडेंट नहीं हो जाता मेरा, और तुम भी तो यहाँ सो रही थी, फिर मुझे कौन बचाने आता? हमें समझ नहीं आता आप ऐसे बहाने लाते कहाँ से हैं? आपको बिजनेसमैन नहीं बहानेबाज होना चाहिए था। अब छोड़िए हमें, दुआ ने खुद को शौर्य से छुड़ाते हुए कहा। नहीं, तुम खुद मेरे करीब आई हो तो अब मैं नहीं, अब आगे कुछ मत कहना, दुआ ने शौर्य को बीच में रोकते हुए गुस्से से कहा। शौर्य दुआ की बातें सुन धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, कहूँगा नहीं, पर कर तो सकता हूँ ना। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, या खुदा किस गलती की सजा दे रहे हैं आप? हमें क्यों भेजा है इन्हें हमारी जिंदगी में? आपने दुआ मन ही मन खुदा से लड़ रही थी। दुआ के चेहरे पर परेशानी देखकर शौर्य ने उसे छोड़ दिया। दुआ जल्दी से उठकर जाने लगी तो शौर्य ने उसके दुपट्टे के एक सिरे को पकड़ लिया। तनाव होते ही दुआ रुक गई। शौर्य ने उसके दुपट्टे को खींचा तो दुआ उसके गोद में आ गिरी। ओ, तुम तो फिर से मेरे करीब आ गई, शौर्य ने होठों पर डेविल स्माइल लिए हुए कहा। शौर्य की बातें सुनकर दुआ ने रूडली कहा, काश हमें एक खून माफ होता तो हम आपका अपने हाथों से कत्ल कर देते।
दुआ की बात पर शौर्य ने अपनी गर्म सांसें दुआ के कान पर छोड़ते हुए कहा, तुम्हें रोका किसने है, मार दो मुझे तुम्हारे हाथों से, एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं मैं। दुआ ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य ने दुआ को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। उसने धीरे से दुआ के कान पर किस किया और उसे छोड़ दिया। शौर्य की पकड़ से आजाद होते ही दुआ शौर्य की तरफ बिना देखे रूम से निकलकर नीचे आ गई। मिरर के सामने खड़ी सुनैना रेडी हो रही थी। उसे इतना सज धज के रेडी होते देखकर राधिका ने कहा, अरे इतना क्यों तैयार हो रही है, तुझे ऑफिस जाना है, पार्टी में नहीं। आंटी मैं ऑफिस शौर्य के लिए जा रही हूँ, ना कि काम करने। हाँ जानती हूँ, पर शौर्य को वो लड़कियाँ नहीं पसंद जो ज्यादा ही सज धज के रहती है। आप ये क्यों नहीं कहती, शौर्य को लड़कियाँ ही पसंद नहीं है। अब जाइए और मुझे तैयार होने दे। दुआ ने आरव के लिए ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। आरव के स्कूल जाने के बाद दुआ भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी। 2 दिन से दुआ से बात ना हो पाने की वजह से ईशा, मोहित, ऋषि और आयशा चारों ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर ही दुआ का वेट कर रहे थे। दुआ के एंटर होते ही चारों उसे घेर कर खड़े हो गए। खुद को चारों को ऐसा घेरता देखकर दुआ ने सवालिया नजरों से चारों को देखा और भौहें उचकाकर सवाल किया, ऐसा क्या देख रहे हो, पहली बार देखा है क्या? दुआ की सवालिया नजरों पर चारों ने अपने हाथ को बांध लिया। क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी, तुम सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? दुआ ने पूछा। पहले ये बता, 2 दिन से कहाँ गायब है तू, हमारे कॉल और मैसेज का भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, ईशा ने घूरते हुए कहा। क्या बताएं अब हम इन सबको, एक शैतान हमारे पीछे पड़ा है, दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। क्या बताएं हम तुम्हें, क्या जानना चाहते हो तुम सब? दुआ ने पूछा। तू ठीक तो है ना? आयशा ने कहा। नहीं है हम ठीक, तूफान आ गया है हमारी जिंदगी जो अब सब खत्म करके ही रहेगा। दुआ अपनी बात बोलकर उनके बीच से निकलकर चली गई। क्या कोई प्रॉब्लम है जिसे वो हमसे शेयर नहीं करना चाहती? मोहित ने जाती हुई दुआ को देखकर कहा। पता नहीं यार, ऋषि ने मोहित की बातों पर कहा। दुआ गुस्से में लिफ्ट में आई और टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट जैसे ही बंद होने वाली थी तभी एक लड़की ने हाथ बढ़ाकर अपना पस आगे कर दिया, जिससे लिफ्ट वहीं रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही वो लड़की अंदर आई। दुआ ने उस लड़की को नीचे से ऊपर तक देखा। पर्पल कॉलर के 1 पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस में वो लड़की बहुत एलिगेंट लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बेबी पिंक कॉलर की लिपस्टिक, हाई हिल्स में वो बिल्कुल एक मॉडल जैसे लग रही थी। ये लड़की सुनैना ही थी। सैम उसे पूरा ऑब्जर्व करके दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, सब कुछ तो दिख रहा है, छुपाने के लिए बचा ही क्या है। तो वहीं सैम ने दुआ को ऐसे देखा जैसे वो उसकी असिस्टेंट हो। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर ओपन हुई, दोनों लिफ्ट से एक साथ बाहर आई। दुआ को अपने कैबिन में जाते देखकर सैम ने कहा, तुम इसी फ्लोर पर काम करती हो? दुआ ने हाँ कहा और अपने कैबिन में चली गई। सैम उससे कुछ और भी पूछना चाहती थी, पर उसके कुछ और पूछने से पहले ही दुआ चली गई। अपने कैबिन में आकर दुआ चेयर पर ऐसे बैठी मानो उसका बीपी लो हो गया हो। उसके आंखों के सामने अभी भी सुबह वाले मोमेंट चल रहे थे। उसे अपने कान पर अभी भी शौर्य की गर्म सांसें और उसके होठों की छुअन फील हो रही थी। दुआ ने अपने उस कान पर हाथ रखते हुए आंखें भींचते हुए कहा, दुआ ये क्या सोच रही हो तुम? भूल जाओ ये सब। उन्हें क्या लगता है ये सब करके वो हमें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देंगे? नहीं, हमें उनसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। बोलते हुए दुआ ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगी। हमें उनकी शक्ल नहीं देखनी, पर हमें उनके कैबिन में तो जाना ही होगा। बोलते हुए दुआ उठी और बेमन से शौर्य के कैबिन की तरफ बढ़ गई। दुआ ने कैबिन का डोर बिना नॉक किए ही ओपन किया। जैसे ही दुआ अंदर गई वो शॉक्ड हो गई। उसकी खूबसूरत कंजी आंखें शॉक में और बड़ी हो गई। सैम शौर्य के गले में अपनी बाहें डाले खड़ी थी और शौर्य के दोनों हाथ सैम की कमर पर थे। वो शौर्य के इतने करीब थी, दोनों एक कपल लग रहे थे। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर शौर्य ने चेहरा एक तरफ झुकाते हुए डोर के पास खड़ी दुआ को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ना जाने कैसे, पर दुआ के चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। दुआ बिना कुछ कहे डोर क्लोज करके चली गई। शौर्य ने एक झटके से सैम को खुद से दूर किया। वो सैम की तरफ बिना देखे वहां से चला गया। शौर्य ने जैसे दुआ के कैबिन का डोर ओपन कर अंदर जाना चाहा, उसे रियलाइज हुआ डोर अंदर से बंद है। दुआ ओपन द डोर, आई कैन एक्सप्लेन यू, दुआ प्लीज ओपन द डोर। शौर्य के बार बार कहने पर भी दुआ ने डोर ओपन नहीं किया।
शौर्य को वापस अपने कैबिन में लौटना पड़ा। इधर दुआ अपने कैबिन में खुद को लॉक कर डेस्क पर रखी फाइलों के ढेर से एक एक फाइल उठाकर उन फाइलों को कंप्लीट करने में लग गई। हाथ के साथ साथ दुआ के होठ भी खूब चल रहे थे। ना तुमसे पहले कोई था ना तुम्हारे बाद कोई होगा। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, कोई भी लड़की अपना दिल निकाल कर इनके कदमों में रख दे। अच्छा है हम इनकी बातों में नहीं आए, हमें तो पहले ही पता था ये लड़के होते ही भंवरे जैसे है, भला एक फूल पर कैसे टिक सकते हैं। दुआ गुस्से में बोलते हुए काम किए जा रही थी। शौर्य वापस अपने कैबिन में आया तो सैम को अपनी चेयर पर बैठा देख शौर्य ने उसे तिखी नजरों से देखते हुए कहा, तुम यहाँ काम करने आई हो ना कि आराम करने? क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोलते हुए सैम चेयर से उठी और शौर्य के करीब आकर उसे छूने को हुई तो शौर्य ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ माँ के कहने पर रखा है, अच्छा होगा तुम अपनी हद में रहो और हाँ आगे से बिना मेरी परमिशन के मेरी कैबिन में आने के बारे में सोचना भी नहीं। शौर्य को गुस्से में देखकर सैम ने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। शौर्य थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर पहले सैम शौर्य के कैबिन में जैसे ही एंटर हुई उसे देखकर शौर्य की भौहें तन गई तो वहीं सैम उसे होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए देख रही थी। शौर्य सैम को एक नज़र देखकर काम करते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में असाइन किया गया है। शौर्य की बातें सुनते हुए सैम उसके करीब आते हुए बोली, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं शौर्य, और तुम हो कि ना हाय ना हेलो, बस काम की बात ही किए जा रहे हूँ। मैं यहाँ काम करने आता हूँ, बातें करने नहीं। ओ कम ऑन शौर्य, आई नो तुम अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड हो। बोलते हुए सैम शौर्य के चेयर के पीछे आ गई। फिर थोड़ा झुककर अपने बात को जारी रखते हुए आगे बोली, लाइफ में थोड़ा फन भी तो करना चाहिए ना। इससे पहले कि सैम अपनी बाहें शौर्य के गले में डालती शौर्य अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ गया। शौर्य को जाता देख सैम भी उसके पीछे से निकलकर आगे आई और शौर्य सामने खड़े होने के लिए जैसे ही मुड़ी उसकी हाई हील्स डिसबैलेंस हो गई और वो गिरने लगी। शौर्य ने उसे गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से पकड़ लिया और सैम ने अपने दोनों हाथ शौर्य के गले में लपेट दिए। अभी वो सही से खड़ी हुई ही थी कि तभी दुआ कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आई और उसने शौर्य और सैम को करीब देखकर शौर्य को गलत समझ लिया। प्रेजेंट टाइम शौर्य दुआ को ऐसे खुद को कैबिन में लॉक करने की वजह से परेशान था, पर तभी वो मुस्कुराने लगा। वो ये सोच कर स्माइल कर रहा था, दुआ को फर्क पड़ता है किसी और के उसके करीब आने से। इधर दुआ गुस्से में बिना ब्रेक लिए लगातार काम किए जा रही थी। उसे रह रहकर शौर्य और सैम की नजदीकियां याद आ रही थीं। दुआ, तुम अभी भी वही सब क्यों सोच रही हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो किसी के करीब जाए, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुआ खुद को ही समझा रही थी। दुआ ने फाइलों के ढेर को एक नज़र देखा जिसे उसने कंप्लीट कर दिया था। अब हमें ये लेकर तो जाना ही होगा उनके कैबिन में, पर हम उनका चेहरा नहीं देखना चाहते, दुआ ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा। दुआ ने फाइलों की ढेर से कुछ फाइलें ली और उन्हें लेकर शौर्य के कैबिन के पास आकर कैबिन के डोर पर नॉक करने लगी। शौर्य को लगा कोई और है तो उसने भी बिना डोर की तरफ देखे कम इन कह दिया। दुआ अंदर आई और उन फाइलों को डेस्क पर पटकते हुए रखा। आवाज सुनकर शौर्य ने सर उठाकर सामने देखा। दुआ को देखकर वो धीरे से मुस्कुराया तो वहीं शौर्य को मुस्कुराते देखकर दुआ ने अपने भौहें सिकुड़ उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। शौर्य को घूर कर दुआ वापस जाने लगी, पर तभी उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। दुआ ने पलट कर देखा, शौर्य ने उसका दुपट्टा पकड़ा हुआ था। दुआ ने गुस्से में नाक फुलाते हुए कहा, हमारा दुपट्टा छोड़ो, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो। शौर्य ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, खून कर देंगे हम आपका। दुआ ने शौर्य के करीब आकर एग्रेसिव होते हुए कहा, तुम गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती हो, बनाने वाले बड़ी ही फुर्सत से बनाया तुम्हें मेरे लिए। शौर्य की ऐसी बातें दुआ को और गुस्सा दिला रही थीं। दुआ ने अपने दोनों हाथ शौर्य को मारने के लिए आगे बढ़ाए और उसके नजदीक जाकर रोक लिए। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? दिल तो यही चाहता है हमारा, बहुत मारे हम आपको। ठीक है, दिया तुम्हें एक मौका, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम इन 5 मिनट में मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूंगा भी नहीं, प्रॉमिस, दुआ ने कहा। प्रॉमिस, शौर्य ने पलकें झपकाते हुए कहा। शौर्य की बात सुनकर दुआ के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो तिखी नजरों से शौर्य को देखने लगी। अभी कहानी जारी रहेगी।
So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।